गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ कंपनी। क्या नाम है अभी टॉपिक का? टाइप्स ऑफ कंपनी। सबसे पहले हम बात करेंगे जो आज का कंसेप्ट है हमारा, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर या साइज कंपनी कितनी तरीके की होती है? प्रैक्टिकली बेटा कंपनी दो ही तरीके की होती है, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। लेकिन आज का हमारा टारगेट है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर और साइज कंपनी हैव टू टाइप्स, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। अब प्राइवेट कंपनी के नीचे भी दो कैटेगरी आती है, वन पर्सन कंपनी और स्मॉल कंपनी। तो अब मुझे बताओ, ओपीसी कोई अलग कंपनी है या ओपीसी इज ऑल्सो ए प्राइवेट नेचर कंपनी? ओपीसी इज ऑल्सो ए प्राइवेट नेचर कंपनी और स्मॉल कंपनी इज ऑल्सो ए प्राइवेट नेचर कंपनी। तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर साइज कंपनी हैव टू टाइप्स, प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी। और प्राइवेट के अंदर भी कौन सी दो कैटेगरी आती है? वन पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी। तो ये हम सुनते हैं ना, वन पर्सन कंपनी कोई कोई अलग कैटेगरी कंपनी नहीं है, इट इज ऑल्सो ए प्राइवेट नेचर कंपनी। सेक्शन 2, जनरली जो कोई कानून होता है उसके सेक्शन 2 में क्या होती है? डेफिनेशन। तो आपसे कोई पूछे प्राइवेट कंपनी कंपनीज एक्ट में कहां डिफाइन है? सेक्शन 2 क्लॉज 68 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। वैसे कोई आपसे पूछे वन पर्सन कंपनी की डेफिनेशन कहां है? 2 क्लॉज 62। स्मॉल कंपनी 2 क्लॉज 85। पब्लिक कंपनी 2 क्लॉज 71। तो हमारा आज का टॉपिक का नाम ही क्या है? टाइप्स ऑफ कंपनी। तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन कंपनी। सबसे पहले बेटा हम बात करते हैं प्राइवेट कंपनी। सबसे पहले लिखो कौन सी कंपनी की बात कर रहे हैं हम? प्राइवेट कंपनी। छोटी छोटी बातें, पहले मैं आपको बेटा प्राइवेट कंपनी की सारी बातें बताता हूं, डेफिनेशन नहीं बता रहा हूं। प्राइवेट कंपनी की छोटी छोटी बातें जो बच्चों को पता होनी चाहिए। जब मैं डिटेल में आपको डेफिनेशन पढ़ाऊंगा, वो डेफिनेशन यहां से पढ़ाऊंगा आपको प्राइवेट कंपनी। लेकिन उससे पहले मैं कुछ प्राइवेट कंपनी की बेसिक बातें डिस्कस करना चाहता हूं जो सभी बच्चों को पता होंगे। सबसे पहली बात, प्राइवेट कंपनी कहां डिफाइन है? 2 क्लॉज 68 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। अगर आपसे कोई पूछे कंपनीज एक्ट में प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन कहां दे रखी है? 2 क्लॉज 68 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। फर्स्ट पॉइंट। अगर हम बात करें सेकंड पॉइंट की, बेटा आपको कैसे पता चलेगा ये कंपनी प्राइवेट है? जब भी आप कोई कंपनी बनाओगे तो पब्लिक कंपनी बनाओगे, प्राइवेट कंपनी, आप कैसे पहचानोगे कि ये प्राइवेट कंपनी है? द वर्ड प्राइवेट लिमिटेड, द वर्ड प्राइवेट लिमिटेड मेंशन एट द एंड ऑफ नेम। द वर्ड प्राइवेट लिमिटेड मेंशन एट द एंड ऑफ नेम। सपोज कीजिए बेटा ये कोई कंपनी है XYZ प्राइवेट लिमिटेड, तो हमें कैसे पता चला कि ये प्राइवेट कंपनी है? क्योंकि उसमें क्या मेंशन था? प्राइवेट। और अगर खाली लिखा होता है एक्स लिमिटेड तो आपको समझ जाना है कंपनी कौन सी है? पब्लिक कंपनी। कौन सी कंपनी हो गई? पब्लिक। तो आप कैसे पहचानोगे कि ये प्राइवेट कंपनी है? XYZ प्राइवेट लिमिटेड। तो जो भी प्राइवेट कंपनी होती है उन्हें अपने नाम के लास्ट में क्या मेंशन करना होता है? या तो पूरा प्राइवेट लिखो या पीवीटी लिमिटेड। कई बच्चे पता क्यों परेशान होते हैं? सर लिमिटेड, लिमिटेड पब्लिक में भी लिखा होता है, प्राइवेट में भी लिखा होता है, लेकिन जो प्राइवेट कंपनी होती है वो लिमिटेड के साथ क्या भी वर्ड यूज करती है? प्राइवेट लिमिटेड। या तो पूरा प्राइवेट या पीवीटी। क्लियर? थर्ड पॉइंट बनाओ बेटा, छोटे छोटे पॉइंट। नेक्स्ट, भारत में प्रैक्टिकली बेटा ज्यादा कंपनी कौन सी बनती है? प्राइवेट कंपनी। प्रैक्टिकली भारत में हम क्या बनाते हैं बेटा? प्राइवेट कंपनी। अब मेरा एक क्वेश्चन है बेटा, अगर आप प्राइवेट कंपनी बनाते हो तो कोई भी कंपनी अगर भारत में बनाते हो उसके लिए कौन सा फॉर्म होता है? स्पाइस प्लस INC 32।
चाहे आप प्राइवेट कंपनी बनाओ चाहे पब्लिक कंपनी बनाओ, कंपनी बनती है ऑनलाइन। एमसीए के पोर्टल पे जाके ऑनलाइन कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है। और कंपनी इनकॉर्पोरेशन का फॉर्म कौन सा होता है बच्चे? स्पाइस प्लस INC 32। तो अगर आपको कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है तो फॉर्म कौन सा है बच्चे कंपनी इनकॉर्पोरेशन का? स्पाइस प्लस INC 32। स्पाइस का मतलब सिंप्लीफाइड परफॉर्मा ऑफ इनकॉर्पोरेशन कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली। INC का मतलब इनकॉर्पोरेशन। तो ये फॉर्म है बेटा। सर आप इतनी डिटेल में क्यों पढ़ा रहे हो? छोटी छोटी बातें। पेपर में 15 क्वेश्चन MCQ आएंगे, तो जरूरी तो नहीं प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन पूछे, लेकिन प्राइवेट कंपनी से कनेक्टेड कोई MCQ तो पूछ सकता है। और जब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो आपको पीछे के MCQ को रट्टा ही नहीं लगाना है। कंसेप्ट क्लियर है तो MCQ ऑटोमेटिकली आपके सोल्व हो जाएंगे। सर क्या स्पाइस प्लस से सिर्फ प्राइवेट कंपनी बनती है? नहीं, मैंने ऐसा बोला ही नहीं। चाहे आप 1 पर्सन कंपनी बनाओ, चाहे प्राइवेट कंपनी बनाओ, चाहे पब्लिक कंपनी बनाओ, सबके लिए इनकॉर्पोरेशन का फॉर्म कौन सा होता है? स्पाइस प्लस INC 32। फोर्थ पॉइंट अगर हम बात करें, सर प्राइवेट कंपनी में मिनिमम मेंबर कितने होते हैं? मिनिमम मेंबर होते हैं 2। मिनिमम मेंबर 2, या आप क्या बोल दीजिए मिनिमम शेयर होल्डर कितने होते हैं प्राइवेट कंपनी में? अगर आप कोई प्राइवेट कंपनी इनकॉर्पोरेट करना चाहते हो, प्राइवेट कंपनी रजिस्टर्ड करना चाहते हो, तो कम से कम कितने मेंबर की रिक्वायरमेंट होती है? मिनिमम 2। सर मैक्सिमम कितने मेंबर हो सकते हैं? मैक्सिमम मेंबर प्राइवेट कंपनी में 200। क्या सर किसी प्राइवेट कंपनी में कभी भी 200 से ज्यादा मेंबर हो सकते हैं? एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन। किसी भी प्राइवेट कंपनी में 200 से ज्यादा मेंबर नहीं हो सकते। फिर अगर हम बात करें 6th पॉइंट की, मिनिमम मेंबर मैक्सिमम मेंबर हो गया बेटा। मिनिमम डायरेक्टर, सर शेयर होल्डर डायरेक्टर में कोई फर्क होता है? मैंने आपको बताया था बेटा, मिनिमम जो शेयर होल्डर होते हैं वो कंपनी के मालिक होते हैं, जो कंपनी को मैनेज करते हैं वो कंपनी के डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो कंपनी में मिनिमम डायरेक्टर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, मैक्सिमम डायरेक्टर कितने होते हैं प्राइवेट कंपनी में? मैक्सिमम डायरेक्टर होते हैं प्राइवेट कंपनी में कितने बच्चे? 15। मैक्सिमम डायरेक्टर 15। प्रैक्टिकली क्या होता है बेटा, मैं और रंजीत दोनों मिलके कंपनी बनाना चाहते हैं प्राइवेट कंपनी। कितने मेंबर चाहिए? 2 मेंबर। क्या जरूरी है बेटा वो दोनों मेंबर डायरेक्टर भी हो सकते हैं? बिल्कुल प्रैक्टिकली होता ही क्या है, मैंने और मेरे भाई ने एक प्राइवेट कंपनी बनाई, हम ही दोनों मेंबर हैं, हम दोनों ने 50% दोनों ने शेयर होल्ड कर रखी है, और हम दोनों ही क्या है उस कंपनी में? डायरेक्टर। लेकिन क्या ये जरूरी है कि जो शेयर होल्डर हो वो डायरेक्टर भी हो? नहीं। लेकिन प्रैक्टिकली हम क्या देखते हैं, छोटी प्राइवेट कंपनी में दोनों भाइयों ने घर का बिजनेस स्टार्ट किया प्राइवेट कंपनी बना के, दोनों भाई शेयर होल्डर है और दोनों भाई डायरेक्टर। तो बेटा ये बताओ 7 पॉइंट क्लियर है या नहीं? नेक्स्ट 8th पॉइंट क्या बोलता है बेटा? 8th पॉइंट फिर मैं एक्चुअल डेफिनेशन आपको बताऊंगा। बेटा जब भी प्राइवेट कंपनी बनेगी, या मैं कहूं कोई भी कंपनी बनेगी, खाली प्राइवेट के लिए नहीं बात है ये, चाहे आप कोई भी कंपनी इनकॉर्पोरेट करो, रजिस्टर्ड करो, फॉर्मेशन करो, तो प्राइवेट कंपनी कितने डॉक्यूमेंट बनाती है? जब भी कोई प्राइवेट कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी उसके कितने डॉक्यूमेंट बनेंगे? 2 डॉक्यूमेंट। कोई बताएगा वो 2 डॉक्यूमेंट कौन कौन से होते हैं? MOA, AOA। सर क्या होते हैं 2 डॉक्यूमेंट? जब भी कोई कंपनी बनेगी, वेदर प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी, 2 डॉक्यूमेंट बनाने मैंडेटरी है। और ये 2 डॉक्यूमेंट कब बनाए जाते हैं? एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जब आप अपनी कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे हो उस वक्त आपको 2 डॉक्यूमेंट बनाने मैंडेटरी है, MOA एंड AOA। MOA की फुल फॉर्म मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन,
और एओए की फुल फॉर्म आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो हर कंपनी को एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन दो डॉक्यूमेंट बनाने मैंडेटरी है, एमओए एंड एओए। ये जो हमारा एमओए होता है बेटा, ये कंपनी का डॉक्यूमेंट हमें कौन सी इंफॉर्मेशन देता है? एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। अगर आप कंपनी की एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन जानना चाहते हो तो आपको कौन से डॉक्यूमेंट से पता चलेगी? एमओए। एओए क्या प्रोवाइड कराता है बेटा कंपनी की? इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन, इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ कंपनी। कोई दिक्कत बच्चे? तो प्राइवेट कंपनी के दो डॉक्यूमेंट होते हैं और ये दोनों ही डॉक्यूमेंट बच्चे क्या होते हैं? पब्लिक डॉक्यूमेंट। ये दोनों ही क्या होते हैं? पब्लिक डॉक्यूमेंट। एनी वन कैन, कोई भी इनको क्या कर सकता है बेटा? एनी वन कैन इंस्पेक्ट इट। कोई भी मेंबर इनको क्या कर सकता है बेटा? इंस्पेक्ट कर सकता है। कोई कंपनी में पैसा लगाना चाहता है, मेंबर बनना चाहता है, तो कंपनी के दोनों डॉक्यूमेंट क्या होते हैं? पब्लिक डॉक्यूमेंट। एनी वन कैन इंस्पेक्ट इट। एमओए हमें कौन सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है कंपनी की? एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन। और एओए डॉक्यूमेंट के अंदर कौन सी इंफॉर्मेशन होती है? इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन। अब मैं जो बताने जा रहा हूं ये सब मैंने क्यों बताया? जब भी भारत में कोई प्राइवेट कंपनी बनेगी तो प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल्स में 3 रेस्ट्रिक्शन मेंशन करना जरूरी है। क्या मतलब है भाई साहब? भारत में जब भी आप कोई प्राइवेट कंपनी इनकॉर्पोरेट करोगे तो आर्टिकल बनाने पड़ेंगे। तो भारत में अभी तक जितनी भी प्राइवेट कंपनी बने हैं उनके आर्टिकल के अंदर कितनी रेस्ट्रिक्शन होती है? 3 रेस्ट्रिक्शन। प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल में कितनी रेस्ट्रिक्शन होती है? 3 रेस्ट्रिक्शन। तो जब भी कोई प्राइवेट कंपनी बनेगी तो अपने इंटरनल रूल एंड रेगुलेशन में कितनी रेस्ट्रिक्शन लिखना मैंडेटरी है? 3 रेस्ट्रिक्शन। तो प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल में कितनी रेस्ट्रिक्शन होती है? 3 रेस्ट्रिक्शन। कौन सी होती है डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर? उसके बाद अगर हम बात करें, क्या एक प्राइवेट कंपनी पब्लिक इशू लेके आ सकती है? पब्लिक इशू सुना बेटा? पब्लिक इशू 2 तरीके के होते हैं, आईपीओ और एफपीओ। जब पहली बार कोई कंपनी मार्केट से फंड रेज करती है उसको बोलते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। क्या बोलते हैं? इनिशियल पब्लिक ऑफर। और जब सेकंड टाइम या सब्सिक्वेंट टाइम कोई कंपनी मार्केट से फंड रेज करती है उसको क्या बोलते हैं? एफपीओ, फर्दर पब्लिक ऑफर। तो मेरा क्वेश्चन है, क्या प्राइवेट कंपनी पब्लिक इशू लेके आ सकती है? एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन। एक प्राइवेट कंपनी क्या नहीं कर सकती है बेटा? पब्लिक इशू लेके नहीं आ सकती। यानी एक प्राइवेट कंपनी पब्लिक को इनविटेशन नहीं दे सकती कि आप हमारी सिक्योरिटी सब्सक्राइब कर लो। एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन। तो क्या प्राइवेट कंपनी पब्लिक इशू लेके आ सकती है? एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन। पब्लिक कंपनी पब्लिक इशू लेके आ सकती है पर प्राइवेट कंपनी पब्लिक इशू लेके नहीं आ। एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन। और प्राइवेट कंपनी क्या भी इशू नहीं करेगी बेटा? लोगों को क्या नहीं इशू करेगी? प्रोस्पेक्टस। अरे भैया जब पब्लिक इशू ही नहीं लेके आएगी तो लोगों को प्रोस्पेक्टस क्यों इशू करेगी? जिसकी शादी होती है उसके कार्ड छपते हैं, जिसको पब्लिक इशू ही नहीं अलाउ है तो प्रोस्पेक्टस क्यों देगी? अरे प्रोस्पेक्टस का पर्पस तो ये होता है, जो प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर है जो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उन्हें पहले प्रोस्पेक्टस इशू करो, फिर वो हमारा प्रोस्पेक्टस पढ़ेंगे, उसके बाद वो डिसाइड करते हैं वेदर इन्वेस्ट और नॉट, आपको कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं। लेकिन एक पब्लिक कंपनी तो प्रोस्पेक्टस इशू करती है, पर प्राइवेट कंपनी प्रोस्पेक्टस क्यों नहीं इशू करती? क्योंकि प्राइवेट कंपनी पब्लिक इशू ही लेके नहीं आ सकती। क्लियर? छोटी छोटी और बात है बेटा। 11th पॉइंट, एक प्राइवेट कंपनी अपने डायरेक्टर को, बेटा डायरेक्टर को क्या मिलती है? कोई बच्चा बताएगा? रेमुनरेशन।
जैसे तुम बेटा मजदूरों के लिए वर्ड होता है वेजेस, नॉर्मल आदमी को मिलती है सैलरी, अमीर लोगों को क्या मिलती है, डायरेक्टर को क्या मिलती है कंपनी में, रेमुनरेशन। क्वेश्चन ये है प्राइवेट कंपनी के डायरेक्टर को कितनी रेमुनरेशन मिलती है? मैक्सिमम पे कोई नो लिमिट। अरे भैया हम दोनों भाइयों की कंपनी है, मैं अपने भाई को कितनी भी रेमुनरेशन दूं, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तो प्राइवेट कंपनी पे कोई लिमिट नहीं है मैक्सिमम रेमुनरेशन की। लेकिन अगर पब्लिक कंपनी होती तो पब्लिक कंपनी में सारे डायरेक्टर को मिला के, एक डायरेक्टर को नहीं सबको मिला के मैक्सिमम रेमुनरेशन कितनी मिल सकती है? 11% ऑफ नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है उसका 11% सबको मिला के, एमडी, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर, सबको मिला के कितना मैक्सिमम मिल सकता है? 11% ऑफ नेट प्रॉफिट। सर ऐसा क्यों? क्योंकि पब्लिक कंपनी में पब्लिक का भी स्टेक लगा हुआ है, तो सारा पैसा क्या हम डायरेक्टर को ही दे देंगे? समझ आया नहीं? तो मैंने बेटा कुछ पॉइंट आपको बताए जो इंपॉर्टेंट थे, आपको समझ में आए होंगे। ये कुछ बेसिक बातें थी, जब आप प्राइवेट कंपनी पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए। ये डेफिनेशन नहीं थी, ये कुछ छोटी छोटी बातें थी प्राइवेट कंपनी। अब ओरिजिनल डेफिनेशन पढ़े प्राइवेट कंपनी की, तो हम देखते हैं बेटा ओरिजिनल डेफिनेशन। जैसे ही तुमने 11 पॉइंट बेसिक समझ लिए बेटा, अब आपको डेफिनेशन पढ़ना आसान हो जाएगा। अगर मैं डायरेक्ट डेफिनेशन पढ़ाता तो तुम्हें दिक्कत होती। लॉ की लैंग्वेज टेक्निकल होती। अब तुम्हें सारी बातें क्लियर हो गई, अब तुम्हें डेफिनेशन समझना आसान होगा। लेकिन पेपर में तो तुम्हें डेफिनेशन के हिसाब जो आपको एक्चुअल डेफिनेशन है वैसे याद करना। अब आपको आसानी होगी बेटा डेफिनेशन पढ़ने। अरे भाई साहब स्टार्ट। ये हमारी इतनी प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन। प्राइवेट कंपनी कहां पे मेंशन है बेटा? एज पर सेक्शन 2 क्लोज 68 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। प्राइवेट कंपनी कहां डिफाइन है? 2 क्लोज 68 कंपनीज एक्ट का सेक्शन 2 क्लोज 68 के अंदर किसकी डेफिनेशन दे रखी है? प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी मीन्स ए कंपनी हैविंग मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज में बी प्रिस्क्राइब। बेटा जब भी लॉ में तुम पढ़ते हो ना एज में बी प्रिस्क्राइब, तो इसका मतलब रूल्स। कहां पे प्रिस्क्राइब होती है? रूल्स में। और रूल्स बनाने की पावर किसकी होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। और पूरे कंपनीज एक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब है एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। दोबारा सुनो, 2015 से पहले अगर तुम कोई प्राइवेट कंपनी बनाना चाहते हो तो मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल होती थी 1 लाख। कितने से बनती थी बेटा प्राइवेट कंपनी? ये कब की बात है? 2015 के, बिफोर 2015। फिर बेटा मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल का क्राइटेरिया हटा दिया गया और अब क्या बोला गया? एज में बी प्रिस्क्राइब। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो फ्यूचर में रूल्स बना के कुछ लिमिट प्रिस्क्राइब कर सकती है, पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी कोई लिमिट प्रिस्क्राइब नहीं की है। तो इसकी इंटरप्रिटेशन क्या हो गई? इसकी इंटरप्रिटेशन क्या हो गई? इसकी इंटरप्रिटेशन हो गई कि आज के टाइम पे मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। क्या मैं 100 रुपए की मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल से कंपनी स्टार्ट कर सकता हूं? बिल्कुल स्टार्ट कर सकता हूं। क्या मैं 1000 की पेड अप शेयर कैपिटल से कंपनी स्टार्ट कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। लेकिन 2015 से पहले आपको मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल कितनी चाहिए थी? 1 लाख। आज बेटा आज के टाइम पे कोई मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल का कंसेप्ट है? नहीं। अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल्स के अंदर कोई लिमिट प्रिस्क्राइब नहीं की। क्लियर बेटा? फिर क्या लिखा है? एंड विच बाइट्स आर्टिकल। प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल्स के अंदर कितनी रेस्ट्रिक्शन होती है? 3। जब भी भारत में कोई प्राइवेट कंपनी बनेगी, 14 लाख से ज्यादा प्राइवेट कंपनी बन चुकी है, वो सारी प्राइवेट कंपनी 2 डॉक्यूमेंट बनाएगी, एमओए एंड एओए। और आर्टिकल के अंदर क्या लिखा होता है प्राइवेट कंपनी के? इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन। तो जो भी प्राइवेट कंपनी बनेगी एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन अपने आर्टिकल में 3 रेस्ट्रिक्शन मैंडेटरी है। प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल में कितनी रेस्ट्रिक्शन होती है?
3 रेस्ट्रिक्शन। अब समझाऊं कौन सी 3 रेस्ट्रिक्शन होती है। फर्स्ट, रेस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर ऑफ इट शेयर। प्राइवेट कंपनी अपने मेंबर को, किसको? प्राइवेट कंपनी अपने मेंबर को रेस्ट्रिक्ट करती है कि प्राइवेट कंपनी के मेंबर अपने शेयर ट्रांसफर नहीं करेंगे। पहली रेस्ट्रिक्शन क्या है प्राइवेट कंपनी में? अगर तुम प्राइवेट कंपनी के मेंबर बन गए तो आप अपने शेयर डायरेक्टली बाहर वालों को ट्रांसफर नहीं करो। तो पहली रेस्ट्रिक्शन क्या है? किस पे रेस्ट्रिक्शन है? मेंबर पे। जो प्राइवेट कंपनी के मेंबर है उनको रेस्ट्रिक्ट किया गया राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर। हाँ, इसकी एक एक्सेप्शन है बेटा। क्या? हम प्राइवेट कंपनी में 200 मेंबर है, हमारे पास शेयर है। या मान लेते हैं हमारी प्राइवेट कंपनी में 4 मेंबर है, चारों मेंबर ने 25% शेयर होल्ड कर रखे। मान लेते हैं प्राइवेट कंपनी में बच्चे कितने मेंबर है? 4 मेंबर। भैया मिनिमम ही तो 2 चाहिए, 4 से भी तो बना सकते हैं। और चारों ने कितने कितने परसेंट शेयर होल्ड कर रखे? 25%, 25%, 25%, 25%। जो कंपनी में मेंबर है 25-25% शेयर होल्ड करते। तो एज पर लो कोई मेंबर अपने शेयर बाहर वालों को ट्रांसफर नहीं कर सकता। तो अगर कोई मेंबर कंपनी को छोड़ना चाहे तो पहले ऑफर देना पड़ेगा अपने एग्जिस्टिंग मेंबर को। अगर कोई मेंबर अपने शेयर ट्रांसफर भी करना चाहता है तो पहले ऑफर किसको देगा? अपने एग्जिस्टिंग मेंबर को। अगर एग्जिस्टिंग मेंबर शेयर नहीं लेते उसके तो फिर वो बाहर वालों को ट्रांसफर कर सकता है, लेकिन कभी भी प्राइवेट कंपनी का मेंबर डायरेक्टली बाहर वालों को अपने शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकता। ये बात समझ में आई या नहीं बेटा? तो पहली रेस्ट्रिक्शन क्या है? जो प्राइवेट कंपनी का मेंबर है वो अपने शेयर जनरली ट्रांसफर नहीं करेगा। अगर प्राइवेट कंपनी का कोई मेंबर 4 में से एक मेंबर अपने शेयर ट्रांसफर करना चाहता है तो पहले ऑफर किसको देगा? अपने एग्जिस्टिंग 3 मेंबर को। या तो ये तीनों इक्वली उसके शेयर होल्ड कर ले तो इनकी परसेंटेज बढ़ जाएगी जब ये होल्ड करेंगे, या हो सकता है कोई एक मेंबर ही 25% शेयर लेने के लिए एग्री हो जाए तो उसकी शेयर होल्डिंग 50% हो जाएगी, बाकी की 25-25। तो जब भी कोई प्राइवेट कंपनी का मेंबर अपने शेयर ट्रांसफर करेगा तो डायरेक्टली बाहर वालों को ट्रांसफर नहीं करेगा, पहले ऑफर किसको देगा? अपने एग्जिस्टिंग मेंबर को। अगर वो एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ठीक है, अगर वो मना कर देते हैं तो बाहर वालों को ट्रांसफर कर सकता है पर डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं। सेकंड रेस्ट्रिक्शन क्या होती है? एक्सेप्ट इन केस ऑफ ओपीसी। 1 पर्सन कंपनी को छोड़कर, 1 पर्सन कंपनी को छोड़कर, क्योंकि ओपीसी कोई अलग कैटेगरी कंपनी थोड़ा होती है। ओपीसी इज ऑल्सो ए प्राइवेट नेचर कंपनी, इसलिए क्या बोला? ओपीसी को छोड़कर प्राइवेट कंपनी में कभी भी 200 से ज्यादा मेंबर नहीं हो सकता। अगर वो ऐसा ना लिखता ओपीसी को छोड़कर, क्योंकि ओपीसी में तो मिनिमम मेंबर 1, मैक्सिमम 1, 200 की तो बात आ ही नहीं सकती ओपीसी में। तो ओपीसी को छोड़कर कभी भी प्राइवेट कंपनी में 200 से ज्यादा मेंबर नहीं हो। कोई दिक्कत? अब बेटा 2 प्रोविजो दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं बेटा? बोलने के लिए हम बोलते हैं प्रोविजो। फर्स्ट प्रोविजो को लॉ मेकर हमेशा क्या लिखता है बेटा? हम बोल देते हैं प्रोविजो, लेकिन लॉ मेकर की लैंग्वेज क्या होती है फर्स्ट प्रोविजो के लिए? प्रोवाइडेड दैट। अगर कोई सेकंड प्रोविजो भी लॉ मेकर लिखना चाहता है तो उसके लिए लैंग्वेज क्या हो जाती है? प्रोवाइडेड फर्दर दैट। सर थर्ड प्रोविजो इसमें नहीं दे रखा है, लेकिन अगर लॉ मेकर थर्ड प्रोविजो भी लिखना चाहे तो उसकी लैंग्वेज होती है प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट। क्या होती है बेटा? यहां पे कितने प्रोविजो दे रखे हैं? बी पॉइंट के 2 प्रोविजो दे रखे हैं। बोलते हम प्रोविजो है, लिखते क्या है? फर्स्ट प्रोविजो को प्रोवाइडेड दैट, सेकंड प्रोविजो को प्रोवाइडेड फर्दर दैट, और थर्ड प्रोविजो को प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट। कुछ बच्चे कहते हैं अगर सर फोर्थ प्रोविजो भी हो तो प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट, फिफ्थ भी हो प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट, सिक्स्थ भी हो प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट। सर ये तो आपने बता दिया बोलते प्रोविजो है, लिखते क्या है? मतलब क्या है? क्यों है प्रोविजो? ये प्रोविजो किस पॉइंट के नीचे दे रखे? बी। तो ये बी से रिलेटेड बेटा जब भी लॉ मेकर कोई प्रोविजो लेके आता है उसके 3 पर्पज हो सकते हैं, वो हमें पढ़ के पता चलेगा। या तो किसी पॉइंट के एक्सेप्शन बताना चाहते हैं,
या किसी पॉइंट की कंडीशन बताना चाहते हैं, या किसी पॉइंट से रिलेटेड एडिशनल पॉइंट बताना चाहते हैं। तो लॉ मेकर जो प्रोविजो लेके आया उसका पर्पज क्या है? या तो प्रोविजो लिखने की इंटेंशन है एक्सेप्शन बताना उस पॉइंट की, या कोई कंडीशन बताना उस पॉइंट की, या उससे रिलेटेड कोई एडिशनल पॉइंट। तो बोलते हम प्रोविजो है, लिखते क्या है? फर्स्ट प्रोविजो को प्रोवाइडेड दैट, सेकंड प्रोविजो को प्रोवाइडेड फर्दर दैट, और थर्ड प्रोविजो को प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट। पर्पस प्रोविजो का या तो एक्सेप्शन बताएंगे, या कंडीशन, या एडिशनल पॉइंट। तो बेटा बी पॉइंट के कितने प्रोविजो है? 2। तो पहला पॉइंट देखना बच्चे क्या बता रहा है, वेयर टू और मोर पर्सन होल्ड वन और मोर शेयर इन ए कंपनी जॉइंटली। अगर किसी कंपनी में 2 या 2 से ज्यादा पर्सन ने जॉइंटली शेयर होल्ड कर रखे हैं, तो उन्हें क्या ट्रीट किया जाएगा? सिंगल मेंबर। क्या ट्रीट किया जाएगा उनको? सिंगल मेंबर। समझो बेटा, ये एक्स प्राइवेट लिमिटेड है। कौन सी कंपनी है? इसमें 200 मेंबर है। कितने मेंबर है? मैक्सिमम में कितने मेंबर हो सकते हैं? 200। लेकिन एक बात समझना, एक मेंबर है बेटा, या मैं कहूं ये 200 मेंबर ने अपनी पत्नियों के साथ मिलके जॉइंटली शेयर होल्ड कर रखे हैं कंपनी के। तो 200 पति, 200 पत्नी। तो तुम्हारी नजरों में कितने मेंबर हो रहे हैं? टोटल 400। पर कानून की नजरों में वो क्या ट्रीट किए जाएंगे? 200। अगर मैंने और मेरे भाई ने किसी कंपनी का एक शेयर मिलके जॉइंटली शेयर होल्ड कर रखा है, तो हमें 2 मेंबर नहीं ट्रीट किया जाएगा, हमें सिंगल मेंबर ट्रीट किया जाएगा जब हम 200 की लिमिट को काउंट करते हैं। दोबारा पढ़ो, वेयर टू और मोर पर्सन। मेरे तीनों भाई ने, हम तीनों भाइयों ने मिलके कंपनी के जॉइंटली शेयर होल्ड किए, तो हमें 3 माना जाए या 1? तो वही तो लिखा है, वेयर टू और मोर पर्सन होल्ड वन और मोर शेयर इन ए कंपनी जॉइंटली, तो उन्हें क्या ट्रीट किया जाएगा? सिंगल मेंबर। तो जब हम 200 की लिमिट काउंट करते हैं, तो अगर कोई मेंबर ने जॉइंटली शेयर होल्ड कर रखा है, तो उन्हें 200 की लिमिट में क्या काउंट किया जाएगा? सिंगल मेंबर। 200 पति, 200 पत्नियां मिलके जॉइंटली किसी कंपनी के शेयर होल्ड करती है, हम अपने चश्मे से देखेंगे 400 मेंबर हो गए, लेकिन जॉइंटली शेयर को क्या कंसीडर करना है? सिंगल मेंबर। ये बताओ मुझे, क्लियर है या नहीं? हो जाएगा पहला प्रोविजो। तो अगर किसी भी मेंबर ने जॉइंटली शेयर होल्ड कर रखे, 2 और मोर पर्सन ने किसी प्राइवेट कंपनी में जॉइंटली शेयर होल्ड कर रखे हैं, तो उन्हें क्या ट्रीट किया जाएगा? सिंगल मेंबर। पहला प्रोविजो क्लियर? मुझे बताओ, अब जब मैं कह रहा था ना, बी पॉइंट ने क्या बोला था? 200 से ज्यादा मेंबर नहीं हो सकते, लेकिन उसी से प्रोविजो से कनेक्टेड है या नहीं? भैया वैसे तो हमने बोला प्राइवेट कंपनी में 200 से ज्यादा मेंबर नहीं होंगे, लेकिन अगर वो प्रोविजो ना बताता तो आप तो कंफ्यूज हो जाते, आप तो जॉइंटली को सिंगल कैसे कंसीडर करते? तो क्या ये ऊपर 200 को ही कनेक्ट कर रहा है पॉइंट? सेकंड, प्रोवाइडेड फर्दर दैट प्रेजेंट एंड पास्ट एम्प्लॉय आर नॉट काउंटेड इन द लिमिट ऑफ 200। जब आप 200 की लिमिट काउंट करते हो, तो उसमें किसको मत लेना? हमारे प्रेजेंट एम्प्लॉय को, पास्ट एम्प्लॉय को। क्या मतलब है इसका सर? सुनो भाई, हमारी कंपनी में 200 मेंबर है, ये मान लेते हैं बेटा, ध्यान से सुनो। मैं अपने यहां पे एक एग्जांपल देता हूं। हमारे यहां पे मैम है, आन्या मैम है, सपना मैम है, अजीत है, हमारे एम्प्लॉय है। हमारे यहाँ पे एम्प्लॉय है, फुल टाइम जॉब करते। हमारी कंपनी उनके काम से बड़ा खुश हुई, और हमारी कंपनी ने उन्हें या तो ईसोप, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन के तहत शेयर इशू कर दी। वो लेना नहीं चाहते थे हमारी कंपनी के शेयर, हमने उनको ईसोप के तहत, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान के तहत शेयर इशू कर दिए। या आपने एक वर्ड सुना होगा, स्वेट इक्विटी शेयर। हमारे एम्प्लॉय ने बहुत मेहनत की थी, जितनी टीचर ने मेहनत की थी उतने ही हमारे एम्प्लॉय ने। हमने क्या कर दिया अपने एम्प्लॉय को बेटा, 50 एम्प्लॉय थे हमारे यहाँ पे, हमने उनको शेयर इशू कर दी।
तो वो अब प्रेजेंट एम्प्लॉय भी है और हमारे मेंबर भी है। तो मैं कह रहा हूं कि प्रेजेंट एम्प्लॉय को 200 की लिमिट के लिए काउंट नहीं करेंगे। पास्ट एम्प्लॉय कैसे सर? अगर हमारा एम्प्लॉय हमारी जॉब छोड़ के चला गया, मेंबर तो अभी भी है, शेयर तो आज भी होल्ड कर रहा है ना, तो वो प्रेजेंट एम्प्लॉय है पास्ट एम्प्लॉय? पास्ट एम्प्लॉय। तो मैं क्या कहना चाहता हूं, जब हम 200 की लिमिट काउंट करते हैं तो किसको मत लेना 200 की लिमिट में? प्रेजेंट एम्प्लॉय और पास्ट एम्प्लॉय को 200 की लिमिट में काउंट नहीं किया जाए। जैसे बेटा देखता हूं मैं, तुम बता पाओगे नहीं। एक एग्जांपल है तुम्हारे लिए। हमारी प्राइवेट कंपनी में टोटल 235 मेंबर है। कितने मेंबर है? जिनमें से 40 हमारे एम्प्लॉय है। जिनमें से 40 हमारे क्या है बेटा? एम्प्लॉय भी कौन से मान लेते हैं? प्रेजेंट एम्प्लॉय। मेरा क्वेश्चन आपसे है, क्या 200 की लिमिट का वोलेशन है या नहीं है? कैसे पता चला नहीं है? तुम्हें जब 235 मेंबर देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, 200 से ज्यादा मेंबर तो हो ही नहीं सकते प्राइवेट कंपनी में। लेकिन मैंने क्या बताया, प्रेजेंट एम्प्लॉय को 200 की लिमिट में हम काउंट, तो जब मैं 235 में से माइनस कर दूंगा 40 तो कितने आगे? 195। तो प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं? विद इन लिमिट ऑफ 200। तो क्या 200 की लिमिट के अंदर है या नहीं? समझ पाए मेरी बात या नहीं? तो दो प्रोविजो मैंने बताए सेकंड पॉइंट के। सेकंड पॉइंट क्या है? ओपीसी को छोड़कर प्राइवेट कंपनी में 200 से ज्यादा मेंबर नहीं हो सकते। पहला प्रोविजो क्या बताता है हमें? प्रोवाइडेड दैट वेयर 2 और मोर पर्सन होल्ड शेयर जॉइंटली इट विल बी ट्रीटेड एज सिंगल मेंबर। प्रेजेंट एंड पास्ट एम्प्लॉय आर नॉट काउंटेड इन द लिमिट ऑफ 200। बेटा जब 200 की लिमिट काउंट करोगे तब उनको कंसीडर नहीं करना। कुछ नालायक पता क्या सोचते हैं, अगर वो हमारे एम्प्लॉय मेंबर है तो मेंबर है, उनको डिविडेंड भी मिलेगा, बोनस भी मिलेगा, वोटिंग राइट भी मिलेगी। बस जब हम 200 की लिमिट काउंट करेंगे उसमें प्रेजेंट एंड पास्ट एम्प्लॉय को 200 की लिमिट में कंसीडर नहीं किया जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो मेंबर नहीं है या उन्हें कंपनी में बेनिफिट नहीं मिलेगा, पर जब हम 200 की लिमिट चेक करते हैं तो प्रेजेंट एंड पास्ट एम्प्लॉय को कंसीडर नहीं करते। क्या दोनों रेस्ट्रिक्शन समझ में आई? पहली रेस्ट्रिक्शन, प्राइवेट कंपनी अपने मेंबर को रेस्ट्रिक्ट करते हैं कि वो डायरेक्टली अपने शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते। प्राइवेट कंपनी में 200 से ज्यादा मेंबर नहीं हो सकते एक्सेप्ट ओपीसी। और फिर मैंने क्या बताया? दो प्रोविजो। फर्स्ट प्रोविजो क्या बोलता है? वेयर 2 और मोर पर्सन होल्ड शेयर जॉइंटली इट विल बी ट्रीटेड एज सिंगल मेंबर। प्रेजेंट एंड पास्ट एम्प्लॉय आर नॉट काउंटेड इन द लिमिट ऑफ 200। नेक्स्ट, थर्ड रेस्ट्रिक्शन, प्रोहिबिट, एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन। एक प्राइवेट कंपनी पब्लिक को क्या नहीं देगी? इनविटेशन। एक प्राइवेट कंपनी कभी भी पब्लिक को इनविटेशन नहीं देगी। किसके लिए? कि आप हमारी सिक्योरिटी सब्सक्राइब कर लो। शेयर नहीं बोला मैंने, सिक्योरिटी। सिक्योरिटी इज वाइडर टर्म देन शेयर। सिक्योरिटी इंक्लूड बॉन्ड, डिबेंचर। तो क्या एक प्राइवेट कंपनी डिबेंचर इशू कर सकती है पब्लिक इशू में? एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उसे लगता है शेयर, सिक्योरिटी। सिक्योरिटी इज वाइडर टर्म देन शेयर। सिक्योरिटी इंक्लूड शेयर ऑल्सो। सिक्योरिटी इंक्लूड इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, बॉन्ड, डिबेंचर। तो एक प्राइवेट कंपनी को एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन है। क्या एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन है? कि एक प्राइवेट कंपनी पब्लिक को इनविटेशन नहीं देगी कि आप हमारी सिक्योरिटी सब्सक्राइब कर लो। तो कहने का मतलब क्या है? एक प्राइवेट कंपनी पब्लिक इशू लेके नहीं आई। तो एक प्राइवेट कंपनी किसी भी सिक्योरिटी का पब्लिक इशू नहीं लेके आ सकती। एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन। तो प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल में कितनी रेस्ट्रिक्शन होती है? 3 रेस्ट्रिक्शन। अब जाके हमारी प्राइवेट कंपनी क्लियर हुई। समझ आया नहीं बेटा? भैया अगर कंसेप्ट के हिसाब से पढ़ोगे तो लाइफ में समझ में आएगा कंपनीज एक्ट। मैं चाहूं तो बेटा इस प्राइवेट कंपनी में 3 घंटे का लेक्चर दे सकता हूं, पर ये सीएम में इंटर की क्लास है, बेस बनाना जरूरी है। रट्टा नहीं लगवा सकता पूरी बुक का। मैंने कंसेप्ट दिया आपको, ठीक है बच्चे? तो क्या पहली डेफिनेशन पे मुझे बताओ, क्या मैंने 11 पॉइंट तो नॉर्मली बता दिए थे तुम्हें? प्राइवेट कंपनी को लेके 11 पॉइंट तो मैंने तुम्हें नॉर्मली बताए। ये सारे पॉइंट
इनसे तुम्हारे हल्का हल्का प्राइवेट कंपनी के बारे में पता चला, और ओरिजिनल मैंने आपको डेफिनेशन बताई। तुम्हारी पहली डेफिनेशन कंप्लीट, प्राइवेट कंपनी। नेक्स्ट, पेपर में बेटा इस पे क्वेश्चन आ सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट लगाओ, स्मॉल कंपनी। पहली बात बेटा, स्मॉल कंपनी इज ऑलवेज प्राइवेट कंपनी। ये स्मॉल कंपनी कोई अलग कंपनी नहीं है बेटा। क्या किसी पब्लिक कंपनी को हम कभी स्मॉल कंपनी बोल सकते हैं क्या? नहीं बेटा, पब्लिक कंपनी को आप कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं बोल सकते। स्मॉल कंपनी का मतलब इज ऑलवेज प्राइवेट कंपनी। तो देखो कहां लिखा हुआ है बेटा, टू क्लोज 85, ये लिख के आना है एग्जाम में। अगर लो में सेक्शन नहीं लिखोगे तो अकाउंट में लिख के आओगे, कॉस्टिंग में, टैक्स में। तो लो तो सेक्शन इंपोर्टेंट है, तो आपको पेपर में स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन आए तो एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 85, तो सेक्शन 2 में डेफिनेशन होती है स्मॉल कंपनी की। डेफिनेशन कहां दे रखी है? 2 क्लॉज। तो स्मॉल कंपनी मीन्स ए कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी। देखो कैसे नालायक, स्मॉल कंपनी मीन्स ए कंपनी अदर देन, तो इसका मतलब स्मॉल कंपनी का मतलब, तो हमें कैसे पता चलेगा एक प्राइवेट कंपनी को कब हम स्मॉल कंपनी बोलेंगे? कैसे हम किसी प्राइवेट कंपनी को क्या बोलेंगे कि आप प्राइवेट कंपनी तो हो पर प्राइवेट में भी क्या हो, आपका स्टेटस है स्मॉल कंपनी। तो क्या लिखा है बेटा, स्मॉल कंपनी मीन्स ए कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी, यानी प्राइवेट कंपनी। अगर किसी प्राइवेट कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ से ज्यादा नहीं है, अगर किसी प्राइवेट कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल डज नॉट एक्सीड 4 करोड़ रुपीस और सच हायर अमाउंट एज में बी प्रिस्क्राइब, और जब भी ये वर्ड आता है एज में बी प्रिस्क्राइब, कहां पे प्रिस्क्राइब है? रूल्स में। और कंपनीज एक्ट में रूल्स बनाने की पावर किसकी होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। और सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है पूरे कंपनीज एक्ट में? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। तो वो प्राइवेट कंपनी जिनकी पेड अप शेयर कैपिटल डज नॉट एक्सीड 4 करोड़, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो अपनी पावर का इस्तेमाल करके फ्यूचर में इस लिमिट को इंक्रीज कर सकती है, पर किससे ज्यादा नहीं कर सकती? 10 करोड़। बेटा ध्यान से सुनना, शुरुआत में जब कंपनी एक्ट आया तो 4 करोड़ की जगह बच्चों पता क्या लिखा हुआ था? पहले डज नॉट एक्सीड, ऐसे लिखा हुआ था, डज नॉट एक्सीड 50 लाख। फिर सरकार ने अपनी लिमिट का इस्तेमाल किया पावर का, तो 50 लाख को कितना कर दिया? 2 करोड़। और अभी एट प्रेजेंट कितना है? 4 करोड़। क्या फ्यूचर में लिमिट चेंज हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है, इसे कहां तक इंक्रीज कर सकती है? 10 करोड़ तक। लेकिन 10 करोड़ अभी कोई फोकस नहीं है। यानी वो प्राइवेट कंपनी जिनकी पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ से कम है, और फ्यूचर में इस लिमिट को 10 करोड़ तक बढ़ाया जा सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। एंड खाली एक क्राइटेरिया नहीं, दोनों क्राइटेरिया सेटिस्फाई होने चाहिए। पेड अप शेयर कैपिटल तो चेक करना ही है, उस प्राइवेट की टर्नओवर, और टर्नओवर किसके बेसिस पे? P&L अकाउंट। कंपनी का P&L अकाउंट लो, उसके अकॉर्डिंग टर्नओवर, और वो भी कब? इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। अगर किसी कंपनी का टर्नओवर एज पर P&L फॉर द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, डज नॉट एक्सीड 40 करोड़ रुपीस। और फ्यूचर में इस टर्नओवर की लिमिट को भी सेंट्रल गवर्नमेंट कहां तक बढ़ा सकती है? 100। यहां पे भी बेटा शुरुआत के टाइम पे क्या होता था? ये 2 करोड़, फिर इस लिमिट को चेंज करके कितना किया? 20 करोड़, और अभी कितना है? 40 करोड़। सिंपल भाषा में बताऊंगा, एक बार में समझ में आनी चाहिए। स्मॉल कंपनी मीन्स ए प्राइवेट कंपनी whose paid up share capital does not exceed 4 crore and turnover as per P&L for the immediately preceding financial year does not exceed 40 करोड़ रुपीस। अगर दो क्राइटेरिया एक साथ सेटिस्फाई हो जाए तो उस प्राइवेट कंपनी को आप क्या बोल सकते हो? स्मॉल कंपनी। प्राइवेट के अंदर भी उसको क्या बोलेंगे हम? स्मॉल कंपनी। उसकी पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ से कम है, टर्नओवर 40 करोड़ से कम है। अगर ये दोनों क्राइटेरिया एक साथ सेटिस्फाई हो जाए तो उस प्राइवेट कंपनी को हम क्या बोल सकते हैं? स्मॉल कंपनी। लेकिन अगर एक भी लिमिट क्रॉस कर जाए तो फिर वो प्राइवेट कंपनी तो है बट स्मॉल कंपनी
समझ आया? फिर क्या लिखा हुआ है बेटा, ये जो ऊपर आप बात पढ़ के हो टू क्लोज 85 में, ये कहां अप्लाई नहीं होगी? ये ऊपर जो मैंने तुम्हें पढ़ाया ना, सेल नोट अप्लाई, होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी। होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी को आप क्या नहीं बोल सकते हो? स्मॉल कंपनी। तो ये जो ऊपर मैंने पढ़ाया टू क्लोज 85, ये किस पे अप्लाई नहीं होगा? ये एक्सेप्शन पढ़ा रहा हूं मैं, टू क्लोज 85 की एक्सेप्शन, 4 एक्सेप्शन। हाँ बेटा एक बात बताओ, मैं गरीब, हाँ भाई साहब मैं गरीब, मेरी बुआ जी भी गरीब होगी क्या? भैया मैं गरीब हूं तो मेरे रिश्तेदार भी गरीब? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। अरे मेरा स्टेटस है स्मॉल कंपनी, तो मेरी होल्डिंग सब्सिडरी को क्या मैं ऑटोमेटिकली स्मॉल कंपनी बोल सकता हूं? नहीं। तो टू क्लोज 85 किस पे अप्लाई नहीं होता? होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी, या कोई सेक्शन 8 कंपनी को आप कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं बोल सकते। सेक्शन 8 कंपनी को आप कभी भी क्या नहीं बोल सकते? स्मॉल कंपनी। या कोई कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट जो स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से गवर्न हुई हो। कोई कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट जो स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से गवर्न हुई है, उसको भी आप क्या नहीं बोलेंगे? जैसे आपके तीनों इंस्टीट्यूट सीए, सीए, सीएमए, ये बॉडी कॉर्पोरेट है और स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बने। एलआईसी स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, एसबीआई, एसबीआई का अपना एक्ट है स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, इनको आप कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं बोल सकते। तो टू क्लोज 85 कहां अप्लाई नहीं होगा? होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, या कोई कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट जो किससे गवर्न हुई है? स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। मैंने इतने सारे एग्जांपल दिए, एलआईसी, एसबीआई, आपके तीनों इंस्टीट्यूट। ये तीनों भी बॉडी कॉर्पोरेट है, तीनों के अपने सेपरेट एक्ट है बेटा। इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी एक्ट 1980, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट 1959। क्लियर? सर मुझे एक और बात बताओ, चलो हमारी प्राइवेट कंपनी को आपने बोला स्मॉल कंपनी, एक तो जलील कर रहे हो हमें, प्राइवेट में भी क्या बोल रहे हो हमें कि तुम प्राइवेट में भी स्मॉल कंपनी हो, तो फिर हम गरीब है ना, हमें तो एग्जम्पशन, हमें तो कोई बेनिफिट। तो स्मॉल कंपनी को क्या मिलेंगे? बेनिफिट। बहुत सारी एग्जम्पशन और रिलैक्सेशन है। क्या एग्जम्पशन और रिलैक्सेशन है? तो मैंने 4 पॉइंट लिख दिए, 3 पॉइंट। बेटा हर कंपनी को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने होते हैं, हर कंपनी को अपने क्या बनाने होते हैं? और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 5 चीजें इंक्लूड होती है। कोई बता सकता है मुझे 5 चीजें कौन सी आती है? बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो स्टेटमेंट, चेंज इन इक्विटी, नोट्स टू अकाउंट। कितनी चीजें आती है बेटा? बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो स्टेटमेंट, चेंज इन इक्विटी, नोट्स टू अकाउंट। स्मॉल कंपनी की पहली एग्जम्पशन, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय तुम्हें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की जरूरत है, आप बनाना चाहो आपकी मर्जी। रिलैक्सेशन है या नहीं? एनुअल रिटर्न हर कंपनी को हर साल क्या बनानी होती है, लेकिन इनको नॉर्मल कंपनी को, बड़ी कंपनी को अपनी एनुअल रिटर्न किससे सर्टिफाई करानी होती है, साइन करानी होती है? कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस। इनको रिलैक्सेशन है। स्मॉल कंपनी को अपनी एनुअल रिटर्न तो प्रिपेयर करनी है, पर सीएस से साइन कराने की जरूरत है, और जब सीएस से साइन नहीं कराएंगे तो पैसे नहीं लगेंगे। तो मुझे एग्जम्पशन है या नहीं? बेटा नॉर्मल कंपनी जो बड़ी कंपनी होती है, लिस्टेड कंपनी जैसे रिलायंस, इन्फोसिस, टाटा, ये लिस्टेड कंपनी है, क्योंकि इन कंपनी की सिक्योरिटी कहां पे लिस्टेड है? रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी और बीएससी। तो लिस्टेड कंपनी को अपनी एजीएम की रिपोर्ट बनानी होती है, अपनी एजीएम की क्या बनानी होती है हर साल? रिपोर्ट। लेकिन स्मॉल कंपनी को कोई एनुअल जनरल मीटिंग की रिपोर्ट बनाने की जरूरत है? तो मैंने 3 ऐसे ही बताया, पेपर में लिख के आ सकते हो क्या एग्जम्पशन है। और एग्जम्पशन बताऊं? नो नीड टू अपॉइंट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। आईडी का मतलब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है स्मॉल कंपनी को। नो नीड टू अपॉइंट ऑडिट कमेटी, ऑडिट कमेटी अगर तुम लिख के आ जाओगे तो और अच्छा लगेगा ना। तो बेटा क्या होता है आगे डिस्कशन करेंगे, बस अभी के लिए समझ लो, स्मॉल कंपनी को
ना ऑडिट कमेटी बनाने की जरूरत है और ना अपने बोर्ड में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने की जरूरत है। तो मैंने एग्जाम्पशन क्या क्या बताई, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं, एनुअल रिटर्न को सीएस से सर्टिफाई कराने की जरूरत नहीं, एजीएम की रिपोर्ट बनाने की जरूरत नहीं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को बोर्ड में अपॉइंट करने की जरूरत नहीं और ऑडिट कमेटी बनाने की जरूरत नहीं। अब बताओ पेपर में आ गया नालायको, स्मॉल कंपनी कितना अच्छा लिख सकते हो तुम, 2 क्लोज 85 पूरा बता सकते हो। 2 क्लोज 85 कहां अप्लाई नहीं होगा, होल्डिंग सब्सिडरी, सेक्शन 8 कंपनी या कोई कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट गवर्न बाय स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। क्या बेनिफिट है, क्या एग्जम्पशन है स्मॉल कंपनी को, हो जाएगा नहीं बच्चों। हमने प्राइवेट कंपनी भी देखी, स्मॉल कंपनी कोई अलग कंपनी होती है, इट इज ऑल्सो प्राइवेट नेचर कंपनी। अब बात करते हैं बेटा पब्लिक कंपनी की। हम किसकी बात करते हैं, पब्लिक कंपनी। कहां डिफाइन है पब्लिक कंपनी, 2 क्लोज। ए पब्लिक कंपनी मीन्स ए कंपनी विच इज नॉट ए प्राइवेट कंपनी। जो प्राइवेट कंपनी नहीं है बच्चों वो क्या है, पब्लिक कंपनी। और पब्लिक कंपनी में भी कोई मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है। 2015 से पहले अगर आप पब्लिक कंपनी बनाते थे तो 5 लाख से मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल चाहिए। आज के टाइम पे तुम 1000 रुपए की मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल से पब्लिक कंपनी बना सकते हो। यानी चाहे आप प्राइवेट कंपनी बनाओ चाहे पब्लिक कंपनी बनाओ, आज के टाइम पे नो नीड ऑफ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल। क्लियर है या नहीं? ये पैरा बेटा आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा, सिंपल भाषा में लिखता हूं बेटा, आप नोट करना। एक सिंपल भाषा में, इस सिंपल भाषा में इंटरप्रिटेशन करता हूं। ए प्राइवेट कंपनी which is subsidiary of public company. A private company which is subsidiary of public company is deemed to be, deemed का मतलब मान ली जाएगी, deemed to be public company. ए प्राइवेट कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी। अगर एक प्राइवेट कंपनी किसकी सब्सिडरी है, पब्लिक की। क्या होता है सब्सिडरी, डिटेल में पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। व्हाट इज होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी, एसोसिएट। अभी के लिए बस ये लाइन याद करो, ए प्राइवेट कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी। अगर कोई प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है तो उसे डीम टू बी क्या मान लिया जाएगा, पब्लिक कंपनी। क्लियर? ये जो इतनी टेक्निकल बातें थी ना, ये सब उसमें लिखा होता, मैंने सिंपल कर दिया। प्राइवेट कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी डीम्ड टू बी पब्लिक कंपनी। बेटा कुछ छोटी छोटी बातें जो तुम्हें पता होनी चाहिए, सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ना चाहिए, आपको ये सोच के पढ़ना चाहिए कि जिंदगी में कामयाब होना है। बेटा पब्लिक कंपनी अपने नाम के आगे क्या वर्ड लिखेगी बेटा, द वर्ड लिमिटेड। पब्लिक कंपनी में क्या लिखा होगा, XYZ लिमिटेड। तो इससे हमें पहचान होती है कौन सी कंपनी है, पब्लिक कंपनी। और छोटी छोटी बातें बेटा, मेरा एक क्वेश्चन है, पब्लिक कंपनी में कोई बच्चा बताएगा मिनिमम मेंबर कितने होते हैं? पब्लिक कंपनी में मिनिमम मेंबर होते हैं 7 और मैक्सिमम अनलिमिटेड। मिनिमम डायरेक्टर कितने होते हैं पब्लिक कंपनी में, 3 और मैक्सिमम डायरेक्टर 15 डायरेक्टर। ये भी पता होना चाहिए, एमसीक्यू में पूछ ले। क्या पब्लिक कंपनी के भी 2 डॉक्यूमेंट बनते हैं? बिल्कुल बनते हैं। कोई भी पब्लिक कंपनी आप बनाओगे उसके भी 2 डॉक्यूमेंट बनेंगे, एमओए एंड एओए। और पब्लिक कंपनी भी कौन से फॉर्म से बनती है, स्पाइस प्लस INC 32, स्पाइस प्लस INC 32। एक क्वेश्चन है मेरा, क्या पब्लिक कंपनी के आर्टिकल में 3 रेस्ट्रिक्शन होती है, हाँ या ना? क्या पब्लिक कंपनी के आर्टिकल में 3 रेस्ट्रिक्शन होती है? कोई 3 रेस्ट्रिक्शन नहीं होती। प्राइवेट कंपनी जब भी बनेगी उसके आर्टिकल में 3 रेस्ट्रिक्शन होती है, पब्लिक कंपनी के आर्टिकल में कोई 3 रेस्ट्रिक्शन नहीं होती। इसका मतलब पब्लिक कंपनी के मेंबर अपने शेयर जब चाहे किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं। पब्लिक कंपनी में कोई मैक्सिमम नंबर
की लिमिट नहीं होती है, और पब्लिक कंपनी पब्लिक इशू लेके आ सकती है, और पब्लिक कंपनी प्रोस्पेक्टस भी इशू कर सकती है। पब्लिक कंपनी में डायरेक्टर को रेम्यूनरेशन कितनी मिलती है बेटा? सारे डायरेक्टर को मिला के पब्लिक कंपनी में कितनी रेम्यूनरेशन मिलती है? 11% ऑफ नेट प्रॉफिट। पब्लिक कंपनी में डायरेक्टर की रेम्यूनरेशन पे लिमिट है 11% ऑफ नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। तो अगर मैं आपसे पूछूं बेटा, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में कोई बच्चा मुझे 6 डिफरेंस बता सकता है? कई बार ना बीकॉम का भी पेपर देने जाते हो, यही क्वेश्चन आ जाता है, डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। कौन बताएगा मुझे? पहला, प्राइवेट कंपनी कहां डिफाइन है? 2 क्लोज 68। पब्लिक कंपनी 2 क्लोज 71। प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल में 3 रेस्ट्रिक्शन होती है। कौन सी 3 रेस्ट्रिक्शन? प्राइवेट कंपनी के मेंबर डायरेक्टली अपने शेयर ट्रांसफर नहीं करेंगे, 200 से ज्यादा मेंबर नहीं होंगे, और प्राइवेट कंपनी पब्लिक इशू लेके नहीं आएगी। पब्लिक कंपनी के आर्टिकल में ऐसी कोई 3 रेस्ट्रिक्शन नहीं होती। पब्लिक कंपनी के मेंबर जब चाहे अपने शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं, मेंबर की कोई मैक्सिमम की लिमिट नहीं होती, और पब्लिक कंपनी पब्लिक इशू लेके आ सकती। मिनिमम मेंबर प्राइवेट कंपनी में 2, पब्लिक में 7, मैक्सिमम प्राइवेट में 200, उसमें अनलिमिटेड। मिनिमम डायरेक्टर पब्लिक में 3, प्राइवेट में 2, मैक्सिमम दोनों में 15। प्राइवेट कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकती, पब्लिक कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू कर सकती है। प्राइवेट कंपनी पे रेम्यूनरेशन की कोई लिमिट नहीं है, पब्लिक कंपनी मैक्सिमम रेम्यूनरेशन कितना दे सकती है? 11% ऑफ नेट प्रॉफिट। बात समझ में आई या नहीं? अभी हमने क्या देखा बेटा, अगर ध्यान से समझे तो हमने ऑन द बेसिस ऑफ नेचर कंपनी हैव 2 टाइप्स, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। और प्राइवेट में भी कौन सी 2 कैटेगरी? स्मॉल कंपनी और 1 पर्सन कंपनी। क्लियर बेटा? तो हमने सिर्फ 2 कंपनी देखी, पर एकदम अच्छे से। अगर आपने मेरी बात ध्यान से सुन ली, आप पेपर में बहुत अच्छा कंटेंट लिख के आओ। तो ये थी हमारी प्राइवेट कंपनी और स्मॉल कंपनी। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे 1 पर्सन कंपनी।